नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी क्लास लगातार राजस्थान की हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उस पर हमारी आज टेस्ट सीरीज का जो दूसरा वीडियो वो लेकर आ रहे हैं हम। तो कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित सभ्यताओं में से था, और आज का जो टॉपिक है वो मेवाड़ राजवंश पर रहेगा। उसमें आज हम यहाँ पर क्वेश्चनों को विस्तार से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, मेवाड़ क्षेत्र पर सर्वप्रथम शासन किया था। इसमें यह पूछा गया कि मेवाड़ में इनमें से चार राजवंश, आपके सामने तीन राजवंश और एक ऑप्शन दिया कोई नहीं। इसमें एक ऑप्शन वो रहेगा जहां पर इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो इनमें बात करें तो ये पूछा किसने किया था, तो इसमें देखो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है उसमें देखो ये सर्वप्रथम पूछा गया इसमें ना। तो ऑप्शन दिया हुआ गुहिल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ सिसोदिया, तीसरा ऑप्शन दिया मौर्य और चौथा ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो इनमें से एक ऑप्शन वो रहेगा जहां सर्वप्रथम किया था। तो पहले तो बात करें मेवाड़ राजवंश, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में मेवाड़ राजवंश स्थापित हुआ था। तो ये वाला क्षेत्र देखिए, यहाँ देखिए आप, ये वाला जो राज्य है ये मेवाड़ राज्य का भाग है। तो हम क्या बोलते हैं, मेवाड़, इसको हम मेवाड़ कहते हैं। इस मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं उसकी बात करें तो इसमें चित्तौड़ आता है, चित्तौड़, इसमें प्रतापगढ़, इसमें राजसमंद भी आता है, राजसमंद, राजसमंद के अलावा इसमें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अलावा इसमें थलुम्बर, तो नया जिला बन गया ना थलुम्बर। तो ये वाले जिले मुख्य रूप से किसका निर्माण करते हैं, मेवाड़ का। तो मेवाड़ में इधर देखिए आप, चित्तौड़गढ़ भी आता है, मेवाड़ में प्रतापगढ़ भी है, मेवाड़ में राजसमंद भी है, मेवाड़ में भीलवाड़ा भी है और मेवाड़ में थलुम्बर। तो इतने सारे जिले मिलकर मेवाड़ का निर्माण करते हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र पर इनमें से सबसे पहले जिस राजवंश ने शासन किया था उस राजवंश का नाम यहाँ पर देखिए। यहाँ पर गोहिल मौर्य के बाद में आए थे, क्योंकि जब गोहिलों ने इस क्षेत्र पर अपना राजवंश स्थापित किया था उस समय यहाँ पर मान मौर्य नामक शासक का शासन था, मान मौर्य, जिसको साहित्य में मान मौर्य भी कहा गया है, मान मौर्य। इन्हीं के नाम पर मान मौर्य शिलालेख को देखा होगा, कर्नल टोड जो यहाँ से लेकर जा रहा था तो उसको पानी में फेंकना पड़ा था, वो मान मौर्य शिलालेख है जो चित्तौड़ से मिला था। तो मान मौर्य नाम का शासक यहाँ पर शासन कर रहा था। तो उसी मान मौर्य को बप्पा रावल ने हराया था। बप्पा रावल ने इसको हराकर, बप्पा रावल ने इसको हराकर कौन से वंश की स्थापना की थी, गोहिल वंश की स्थापना, गोहिल राजवंश की स्थापना की थी। गोहिल वंश की तो स्थापना गुहादित्य ने कर दी थी, गुहादित्य ने कर दी थी। बप्पा रावल ने गोहिल राजवंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर गोहिलों से पहले मौर्य आ चुके हैं, यहाँ पर मौर्य से पहले कौन आ चुके हैं, सॉरी, गोहिलों से पहले कौन आ चुके हैं, मौर्य आ चुके हैं। फिर गोहिलों के बाद में सिसोदिया आए। तो क्रम ये रहेगा, इसमें जो वरीयता क्रम के अनुसार बात करें तो पहले नंबर पे कौन आए थे, मौर्य, क्योंकि मेवाड़ में गोहिलों से पहले, सिसोदियों से पहले किन का शासन रहा था, मौर्य का। आवाज मत करो रे कोई, मौर्य का रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा, क्योंकि पहले मौर्य थे। मौर्य के बाद में दो नंबर की बात की तो गोहिल आए थे, तो गोहिलों के बाद में सिसोदिया। तो ये तीन, पहले नंबर पे मौर्य थे, दूसरे नंबर पे गोहिल, तीसरे नंबर पे सिसोदिया। इसमें क्या पूछा गया, सर्वप्रथम किसने किया था, सबसे पहले शासन किसने किया था, मौर्य ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य। और मौर्य के बाद में गोहिलों ने यहाँ पर इस गोहिल राजवंश की स्थापना कर दी थी, वो ये वाला क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं आपको याद रखने, इसमें चित्तौड़गढ़ आया हुआ है, इसमें प्रतापगढ़ आया हुआ है, इसमें राजसमंद भी आता है, इसमें भीलवाड़ा के अलावा सलोम्बर भी इसमें शामिल है। इतने सारे जिले मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, मेवाड़ का। मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात करें तो इसे मेदपाट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेदपाट। मेदपाट के अलावा इसे परागवाट भी कहा जाता है, इसे सीवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीवी।
तो ये मेवाड़ के प्राचीन नामों की बात करें तो ये इसके नाम हो जाएंगे प्राचीन नाम। मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? देवी, मेदपाट और प्रागवाट। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासतों में से एक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। आपको पता होगा राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी एक एक में? 19। उन 19 में से राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। तो मेवाड़ में मौर्य के बाद में 2 राजवंशों ने शासन किया था। पहला कौन सा था? गोहिल। गोहिलों के बाद में सिसोदिया। और इन दोनों से पहले कौन शासन कर चुके थे? मौर्य। तो मौर्य शासक कौन था जिसको बप्पाराव ने हराया था? मान मौर्य। और 734 में यहाँ पर गोहिल राजवंश की स्थापना कर दी थी। किसने? गोहिल राजवंश की। और बाद में 1326 में हमीर ने यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। तो ये क्रम चला था मौर्य, फिर गोहिल, फिर उसके बाद में सिसोदिया। अब देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? यहाँ पर ये पूछा गया विषम घाटी पंचानन के नाम से मेवाड़ में किस शासक को हम जानते हैं? तो विषम घाटी पंचानन। पहले तो इसकी बात करें विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है? तो विकट परिस्थितियों में सिंह के समान दिखने वाला। विकट परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में सिंह के समान दिखने वाला। दिखने वाला। तो ये नाम किसको प्राप्त था? विकट परिस्थितियों में सिंह के समान दिखने के कारण एक राजा को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। इसका अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में सिंह के समान दिखता था वो राजा। वो कौन था? राणा हमीर। तो राणा हमीर को यहाँ पर विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा हमीर। हमीर की बात करें तो इसको कुंभा ने वीर राजा कहा है। क्या क्या कहा है? वीर राजा। कुंभा ने इसको कौन सा नाम दिया है? वीर राजा। कुंभा ने किताब लिखी थी रसिक प्रिया। कौन सी किताब है? रसिक प्रिया में कुंभा ने हमीर को क्या कहा था? वीर राजा। इसने 1326 में की बात है 1326 में मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक थी? सिसोदिया साम्राज्य की, सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। इसीलिए इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है? इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। और वो भी कौन सा? पहला उद्धारक। क्योंकि मेवाड़ में हम 3 व्यक्तियों को उद्धारक के रूप में देखते हैं। इसमें पहला व्यक्ति तो कौन था जिसको उद्धारक कहा जाता है? कौन था? राणा हमीर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने मेवाड़ को दूसरी शक्ति से बचाया था। जब बप्पारावल अंतिम शासक अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया था, उस समय चित्तौड़ दूसरी शक्ति के अधीन चला गया था। पहले इस पर खिलजियों ने शासन किया था, बाद में खिलजियों ने इसकी सत्ता किसको सौंप दी थी? चौहानों को। तो उन्हीं चौहानों से वापस इस किले को, इस चित्तौड़ को मुक्त करने वाला कोई राजा था। वो कौन था? राणा हमीर। और ये कब किया था? 1326 में। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? इसके अलावा बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? वीर राजा कहा गया। किसको? राणा हमीर को। राणा हमीर ने मेवाड़ में, उदयपुर में, उदयपुर में बाण माता का मंदिर बनाया था। किसका? बाण माता का मंदिर बनाया था। राणा हमीर ने मेवाड़ में बाण माता का मंदिर बनाया था। यही बाण माता मेवाड़ राजवंश की क्या रही है? कुलदेवी। ये क्या है? मेवाड़ की कुलदेवी। मेवाड़ की कुलदेवी कौन है? बाण माता। कुल देवता की बात करें, मेवाड़ के कुल देवता, तो ये आपको रखना एकलिंग जी। एकलिंग नाथ जी कौन है? एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के क्या है? कुल देवता। वही कुलदेवी की बात करें तो कौन है? बाण माता मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी है। वहीं एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के कुल देवता के रूप में इनको जानते हैं। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? नागदा, उदयपुर में। नागदा में एक जगह कैलाशपुरी उदयपुर, वहां बना हुआ है। किसका मंदिर है? एकलिंग नाथ जी का। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया था बप्पा रावल ने। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। तो आपको याद रखना है कुलदेवी का मंदिर बनाया था राणा हमीर ने,
जो यहाँ पर सिसोदिया वंश का क्या है, संस्थापक। वहीं एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था बप्पा रावल ने, जो यहाँ पर गोहिल राजवंश के क्या है, संस्थापक। गोहिल राजवंश का संस्थापक बप्पा रावल है। वहीं सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन है, राणा हमीर। तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि हिंदू सुल्तान। तो यहाँ पर एक शासक है जिसकी उपाधि हिंदू सुल्तान यहाँ पर रही है। ऑप्शन दिया हुआ राणा कुंभा, मोकल, लक्ष्य सिंह, और चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा। तो राणा कुंभा की उपाधि कौन सी थी, हिंदू सुल्तान। तो कुंभा क्या कहा गया है, हिंदू सुल्तान। तो मुस्लिम आक्रांताओं के लिए ये क्या था, हिंदू सुल्तान के रूप में इसको जानते थे। किसको, कुंभा को। ये कुंभा है, ये क्या है, राणा कुंभा। ये राणा कुंभा जी है। तो इनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, हिंदू सुल्तान के नाम से। इसके अलावा और भी कुंभा की उपाधियां, उपाधि की बात करें, कुंभा की उपाधियां और भी देखें तो इनको अभिनव भट्टाचार्य क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य। कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण इसकी कौन सी उपाधि है, अभिनव भट्टाचार्य। तो कुंभा जी संगीत प्रेमी थे। कुंभा जी संगीत प्रेमी थे तो मतलब कोई वाद्य यंत्र तो बजाते रहेंगे। इनका एक वाद्य यंत्र बजाना भी शौक था, संगीतकार थे, अच्छे कवि भी थे, अच्छे महान योद्धा के रूप में भी थे कुंभा जी। तो कुंभा जी वीणा बजाने के शौकीन थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा। याद रखना, मेवाड़ का कौन सा शासक था, राजस्थान कौन सा शासक था जो वीणा बजाने में निपुण था। इस प्रकार से हम देखते हैं भारत का एक शासक समुद्रगुप्त जो वीणा बजाता था, उसी प्रकार से राजस्थान का भी एक शासक जो वीणा बजाता था। उसके पास भी बड़ी उपलब्धियां हैं, कुंभा के पास भी और समुद्रगुप्त के पास भी काफी बड़ी उपलब्धियां रही है। उसको तो हम भारत में 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। किसको, समुद्रगुप्त को। यहाँ पर कुंभा का भी योगदान छोटा नहीं था। राजस्थान में सबसे बड़ा योगदान स्थापत्य कला की बात करें तो किसका है, कुंभा का। तो कुंभा वीणा बजाते थे। कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण कौन सी उपाधि थी इनके पास में, अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा बात करें तो इनको राणो रासो भी कहा गया। क्या कहा है, राणो रासो। इनको दान गुरु, ताप गुरु, खाल गुरु, गजपति, नरपति, अश्वपति, ये किसकी उपाधि है, ये राणा कुंभा की उपाधि है। देखो उपाधि। इसके अलावा बात करें तो महाराजा धीराज भी इसकी उपाधि है, महाराजा धीराज, ये भी किसकी उपाधि है, कुंभा की। तो ये कुंभा की कई उपाधियां हमने यहाँ पर देखते हैं। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। याद रखना, स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि श्यामलदास के अनुसार, किसके अनुसार, श्यामलदास ने ये बताया अपनी किताब किसमें, वीर विनोद में। तो वीर विनोद किताब किसकी है, कवि श्यामलदास की। कवि श्यामलदास ने कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में बताया। कुंभा ने मेवाड़ में अकेले 84 में से कितने किले, 84 में से 32 किले किसने बनाए हैं, कुंभा ने बनवाए हैं। इतना बड़ा निर्माण कार्य कुंभा का है। कुंभा ने जैसे कुंभलगढ़ किला बनाया था। इसके अलावा चित्तौड़ का जो आधुनिक निर्माता है वो भी हम किसको मानते हैं, कुंभा को। याद रखना, चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कौन है, कुंभा। चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता किसको मानते हैं, कुंभा को। कुंभा जी ने अपनी पत्नी कुंभल देव की याद में कुंभलगढ़ किला राजसमंद में बनवाया था। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। कुंभा ने अचलगढ़ सिरोही के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। वहीं कुंभा की बात करें तो उदयपुर के दक्षिण में गोमट का किला बनाया था। भीलवाड़ा में विराट का किला बनाया था। इधर सिरोही में मचान का किला भी किसने बनाया था, कुंभा ने। इसलिए हम कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर उपाधि पूछी गई हिंदू सुल्तान की, यहाँ पर चार आपके सामने 3 शासक है। तो ये हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है, कुंभा की। इसके अलावा बात करें तो अभिनव भट्टाचार्य भी, राणो रासो, गजपति, नरपति, अश्वपति, ये भी। इसके अलावा कई उपाधियां किसकी है, महाराणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो एक प्रशस्ति है, पहली बात तो प्रशस्ति होती क्या है? प्रशस्ति ये क्या होती है? देखो, राजा महाराजाओं की प्रशंसा में जो पत्रों पर लेख लिखे गए हैं, केवल उपलब्धियों के बारे में जो जानकारियां मिलती है हमें किसी भी लेख से, किसी भी शिलालेख से, पत्र पर लिखे हुए लेख से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो प्रशंसा में लिखे गए लेख यहाँ पर किस में लिखे जाते हैं? प्रशस्ति में। तो एक देखो ये प्रशस्ति है, इस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, किसने लिखवाई थी? राणा कुंभा ने लिखवाई थी। और लिखने वाला कौन था, इसका लेखक कौन था, उसकी बात करें तो उसका लेखक कौन था? इसमें देखो ऑप्शन दिया, महेश, फिर जेता, कान्य व्यास, और इनमें से कोई नहीं। इसकी बात करें तो हो जाएगा महेश। कवि महेश ने यहाँ पर कौन सी प्रशस्ति लिखी थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक कौन है? कवि महेश। किसका दरबारी है? महाराणा कुंभा का। जेता की बात करें तो जेता यहाँ पर विजय स्तंभ का वास्तुकार था। इसका विजय स्तंभ का वास्तुकार जेता। कान्य व्यास की बात करें तो इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। एकलिंग महात्म्य एक ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? कान्य व्यास ने। तो कान्य व्यास, जेता और महेश तीनों किसके दरबारी है? महाराणा, ये तीनों महाराणा कुंभा के दरबारी है। जेता, महेश, कान्य व्यास, ये तीनों किसके दरबारी थे? महाराणा कुंभा के। इनमें से कवि महेश ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोक्कल के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो मोक्कल के बाद की बात करें तो 1433 में बात करें तो मोक्कल के साथ यहाँ पर एक घटना घटी थी। 1433 में चाचा व मेरा ने, किसने? चाचा व मेरा, इन्होंने एक व्यक्ति महपा पंवार के उकसाने कारण, महपा पंवार, तो महपा पंवार के उकसाने कारण चाचा मेरा ने यहाँ पर जिलवाड़ा की नाल के पास में, जिलवाड़ा के पास में यहाँ पर मोक्कल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? मोक्कल की हत्या। मोक्कल की हत्या हुई थी 1433 में। और हत्या करने वाला कौन था? चाचा मेरा। किसके उकसाने पर? महपा पंवार के उकसाने पर की थी। मोक्कल के बाद में उसका बेटा राणा कुंभा शासक बनता है। कौन बनता है? राणा कुंभा। राणा कुंभा 1433 में शासक बनता है और 1468 तक शासक बना रहता है। का शासनकाल किया, शासनकाल भी आपको याद रखना है। किसका? महाराणा कुंभा का शासनकाल कौन सा है? 1433 से 1468 तक कुंभा का शासनकाल है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, मोक्कल के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो इसमें मोक्कल की बात करें, मोक्कल के पहले कौन था? लाखा। लाखा के बाद कौन बनता है? मोक्कल। मोक्कल के बाद कौन बनता है? कुंभा के बाद कौन बनता है? उदयकर्ण। कौन बनता है? उदयकर्ण, जिसको मेवाड़ का पितृ तक आ जाता है। उदयकर्ण के बाद कौन बनता है? रायमल। कौन बनता है? रायमल। रायमल के बाद बनता है सांगा। कौन बनता है? संग्राम सिंह जी, या संग्राम सिंह प्रथम बोल सकते हो, राणा सांगा बोल सकते हो, ये बनते हैं। संग्राम सिंह के बाद बनता है रतन सिंह। कौन बनता है? राणा रतन सिंह बनता है। राणा रतन सिंह, ये सभी राणा, ये सिसोदिया वंश के जितने भी शासक है सभी अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राणा या महाराणा। तो राणा रतन सिंह। उसके बाद में विक्रमादित्य। कौन बनता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद कौन बनता है? बनवीर। कौन बनता है? एक दासी पुत्र बनता है बनवीर। बनवीर के बाद बनता है उदय सिंह। कौन बनता है? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद कौन बनता है? प्रताप। प्रताप के बाद कौन बनता है? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम के बाद कौन बनता है? अमर सिंह प्रथम के बाद बनता है करण सिंह। करण सिंह के बाद बनता है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बाद बनता है राज सिंह। राज सिंह के बाद बनता है जय सिंह। जय सिंह बाद में अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बाद में संग्राम सिंह सेकंड, बाद में जगत सिंह सेकंड। इस प्रकार से मेवाड़ के शासक एक के बाद एक बनते रहेंगे। तो कई बार ये पूछते किसके बाद कौन बनता है, तो यहाँ पर पूछा हुआ ना, मोक्कल के बाद का पूछा हुआ है। तो कौन बना था इसमें मोक्कल के बाद में? राणा कुंभा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा हो जाएगा।
राणा कुंभा का शासनकाल आपको याद रखना है 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा था। तो आपको देखो इनके आगे के शासक हमेशा याद रखने, कई बार क्रम पूछते हैं, कई बार ये भी पूछते हैं रायमल व मोकल के मध्य शासक कौन बने थे। तो रायमल और मोकल के बीच की बात करें, कुंभा और उदयकर्ण बन गया था। उदयकर्ण ने कुंभा की हत्या की थी। इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का पितृहंता बोलते हैं इसको, मेवाड़ का पितृहंता। राणा लाखिया जी के एक बेटे थे कुंवर चूड़ा, क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। इसको बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म बोलते हैं इसको, कि इन्होंने अपने पिताजी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी कभी मेवाड़ की राजगद्दी न प्राप्त करने की। और यहाँ पर हंसाबाई की शादी किससे करवाई थी? लाखा जी से। और उसी हंसाबाई की संतान कौन थी? मोकल। और बाद में मोकल के बाद में कौन बनता है शासक? राणा कुंभा। यहाँ पर यही पूछा हुआ मोकल के बाद शासक कौन बनता है? राणा कुंभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? एक ग्रंथ है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। तो ऑप्शन में देखो आप, महेश, चेता, कान्यव्यास या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें बात करें एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना, देखो ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जिसकी रचना की थी कान्य व्यास ने। बड़ा ही शानदार ग्रंथ है, कई बार पूछा गया ये कान्य व्यास। तो किसके दरबारी कवि थे? ये थे कुंभा के दरबारी कवि, कुंभा के दरबारी कवि। इन्होंने यहाँ पर कुंभा के दरबार में रहते हुए एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या है? देखो ये लिखो ना, श्रीमद एकलिंग महात्म्य, ये ग्रंथ का नाम है। तो यहाँ पर ये पूछा गया इनमें से देखो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? कान्य व्यास हो जाएगा। इसका नाम है कान्य व्यास। ये कवि है कुंभा के दरबारी कवि। इन्होंने यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम है कान्य व्यास। कुंभा खुद कवि था, खुद भी कवि था कुंभा। कुंभा ने कई ग्रंथ लिखे जैसे संगीत राज, ये किसके ग्रंथ है? ये राणा कुंभा के ग्रंथ है। संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, इस प्रकार से ये कई ग्रंथ कुंभा ने लिखे थे। इस एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है, इसका एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है, प्रथम भाग, वो भी किसने लिखा था? ये भी कुंभा ने लिखा था। याद रखना है एकलिंग महात्म्य के ग्रंथ के रचनाकार भले ही कान्य व्यास है, लेकिन ये पूछा जाए एकलिंग महात्म्य के पहले भाग का लेखन कार्य किसने किया था? कुंभा ने किया था। और इस पहले भाग का नाम क्या है? इसका नाम है राजवर्णन। क्या है? राजवर्णन। याद रखना है इस एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का जो पहला भाग है उसका नाम क्या है? राजवर्णन है, जिसकी रचना किसने की थी? कुंभा ने। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लिखा किसने था? कान्य व्यास ने लिखा था। कुंभा खुद अच्छे कवि थे, उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे थे जैसे संगीत राज, कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसके बाद में संगीत सार, संगीत मीमांसा, फिर रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, इस प्रकार से कई ग्रंथ कुंभा ने लिखे थे। कुंभा के जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शासकों में से किसने अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की थी? यहाँ पर एक उपाधि पूछी गई है, उपाधि का नाम क्या है? अभिनव भट्टाचार्य। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, राणा कुंभा, फिर मोकल, फिर लक्ष्य सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें जो इसका सही आंसर होने वाला है उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा की उपाधि कौन सी है? अभी हमने बात की थी राणा उपाधि, राणा कुंभा की कई उपाधियां, जैसे अभिनव भट्टाचार्य, संगीत को अभिनव भट्टाचार्य के अलावा हमने देखी थी हिंदू सुल्तान, उसके बाद में हाल गुरु, चाप गुरु, नरपति, गजपति, अश्वपति, इसके अलावा महाराजा धीराज की उपाधि भी इसके पास में थी। हाल गुरु, चाप गुरु, चाप गुरु भी था। कौन है? कुंभा। कुंभा के पास कई उपाधियां थी। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। कुंभा को चित्तौड़गढ़ के जो निर्माण के आधुनिक निर्माता किसको मानते हैं? कुंभा को। भले ही चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका आधुनिक निर्माता किसको मानते हैं? कुंभा को। ये कुंभा जी है, इनकी उपाधि का नाम क्या है? अभिनव भट्टाचार्य। संगीत प्रेमी होने के कारण ये किताब था।
संगीत प्रेमी कौन है? कुंभा के संगीत गुरु की बात करें, कौन थे जो कुंभा के गुरु की बात, संगीत गुरु की बात करें, कौन था? श्री सारंगधर व्यास, ये कुंभा के संगीत गुरु थे। श्री सारंगधर व्यास जी, संगीताचार्य श्री सारंगधर व्यास किसके गुरु थे? कुंभा के। संगीताचार्य श्री सारंगधर व्यास कुंभा के गुरु थे। ये संगीत प्रेमी था। ये वीणा बजाता था, कौन सा वाद्य बजाता था? वीणा वादक था, कौन है? वाह। तो ये याद रखना आपको, अभिनव भट्टाचार्य इस पद किस कारण थी? संगीत प्रेमी होने के कारण। कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौकीन था? वीणा। वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वीणा है तार लगे हुए, मतलब तत्व। वीणा तत्व वाद्य यंत्र है, जिनमें तार लगा तो तत्ती होते हैं, मूंग से बजाया जाए तो सुशील हो जाते हैं, चमड़ा लगा तो अवनत हो जाते हैं, और धातु से बने वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम वीणा देखते हैं, तार लगे होते हैं, उसमें अंगुलियों के द्वारा बजाई जाती है। इसमें कोई भी गज की आवश्यकता नहीं होती है। जिन तार वाले वाद्य यंत्रों में गज की आवश्यकता होती है, तो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? वो हो जाते हैं वितत वाद्य यंत्र। कौन से होते हैं? तो वीणा वितत नहीं है, वीणा क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। यहाँ पर अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसकी हो जाएगी? बाकी अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ की पहली राजधानी पूछी गई। मेवाड़ राजवंश हमने पढ़ा था, तो मेवाड़ में हमने ये देखा था कि कई शासकों ने राजधानी बदली है। तो मेवाड़ की पहली राजधानी की बात करें तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, नागदा, चित्तौड़, आहड़ और राजसमंद। इसमें पहली राजधानी बात करें तो पहली राजधानी मतलब मेवाड़ में जब पहला राजवंश स्थापित हुआ था, तो मेवाड़ में कौन थे? मौर्य थे। तो मेवाड़ में पहले कौन थे? मौर्य। फिर मौर्य को 734 ईस्वी में, कभी बात है 734 ईस्वी में पप्पा रावल ने, किसने? पप्पा रावल। 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराया था। किसको हराया था? मान मौर्य को हरा दिया था। मान, और आशीर्वाद किसका था? हरित ऋषि का आशीर्वाद। किसका आशीर्वाद था? हरित। मेवाड़ में बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से यहाँ पर मान मौर्य को हराया था। मान मौर्य किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का। कब कब की बात है? 734 ईस्वी की बात है। हराया किसने था? बप्पा रावल ने। का मतलब है चित्तौड़ पर बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था। और कब किया था? 734 ईस्वी। याद रखना है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ का किला किससे छीना था? मान मौर्य से। और इसी बप्पा रावल ने गुहिल राजवंश की स्थापना कर दी थी। किस राजवंश की? गुहिल राजवंश की। 734 ईस्वी। और इसी राजवंश की बप्पा रावल ने जो पहली राजधानी बनाई थी, उसको बनाया नागदा को। किसको बनाया था? नागदा को। ये कब बनाई थी? 734 ईस्वी में। इस प्रकार से मेवाड़ की जो पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी? नागदा हो जाएगी। नागदा कहाँ पड़ती है? नागदा पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। चित्तौड़ राजधानी कब बनी थी? देखो चित्तौड़ किसने बनाई थी? चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? चित्तौड़ को राजधानी जेतर सिंह ने बनाया था। किसने? जेतर सिंह ने। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ किसने बनाई थी? सबसे पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? जेतर सिंह। तो जेतर सिंह ने यहाँ पर चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। आहड़ राजधानी किसने बनाया था? अल्हट ने। किसने? अल्हट ने, या अल्हट ने या अल्हड़ ने, ये इसको राजधानी आहड़ को बनाया था। तो नागदा किसने बनाई है? बप्पा रावल ने। किसने बनाई है? बप्पा रावल ने। इसके अलावा बात करें, चित्तौड़ के अलावा बात करें, राजधानी कौन सी बनी थी चित्तौड़ के बाद में? चित्तौड़ के बाद में उदयपुर भी बनी है। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी ना 1559 में। उदयपुर के अलावा बात करें तो कुम्भलगढ़ भी बनी है। कौन सी बनी है? कुम्भलगढ़। कुम्भलगढ़ के अलावा बात करें तो चावंड भी बनी है। कौन सी? चावंड भी राज। मेवाड़ में कई राजधानियां बदली है। चावंड को किसने बनाया था? प्रताप ने। प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी रही थी? चावंड। इस प्रकार हम देख सकते हैं मेवाड़ की जो पहली राजधानी रही है वो कौन सा रहा है? नागदा। नागदा के बाद में आहड़। आहड़ के बाद में चित्तौड़गढ़, जो लंबे समय तक रही थी।
मेवाड़ राजवंश की मुख्य राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी? चित्तौड़ थी, जो लंबे टाइम तक यही रही थी। चित्तौड़ को सबसे पहले किसने बनाया था? चेत्र सिंह ने। जब इल्तुतमिश ने 1227 में भूताला के युद्ध में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था, मेवाड़ को लूटा था, नागदा को लूटा था, इसलिए राजधानी कौन सी बदल ली थी? चित्तौड़गढ़ रख ली थी ना। तो ये मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी पूछी गई है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक शासक का नाम कालभोज भी था? यहाँ पर एक शासक देखो आपके सामने, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्लिप के माध्यम से देखिए आप यहाँ पर। ये जो शासक है, जो मोटे तगड़े दिख रहे हैं आपको, इसका नाम क्या है? बप्पा रावल। ये है कौन है? बप्पा रावल। ये बप्पा रावल है, गुहिल राजवंश के संस्थापक है। किसके संस्थापक है? गुहिल राजवंश के संस्थापक है। मेवाड़ में राजवंश का पहला शासक यही है। मेवाड़ के राजवंश का पहला शासक कौन था? ये। और राजवंश कौन सा है इसका? गुहिल राजवंश। 734 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। और इन्होंने नागदा में अपने कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था। एकलिंगनाथ जी के भक्त थे ये मेवाड़ के शासक, इसीलिए एकलिंगनाथ जी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ी राजा। क्या कहते हैं? मेवाड़ी राजा। ये जितने भी शासक रहे थे मेवाड़ के, वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे। राजा किसको मानते थे? एकलिंगनाथ जी को। और अपने आप को क्या मानते थे? दीवान मानते थे। अपने आप को क्या मानते थे? ये दीवान। ये अपने आप को दीवान के पद के रूप में काम करते थे। और राजा कौन थे इनके सामने? एकलिंगनाथ जी। तो इन एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ बनाया था इन्होंने? नागदा में। कहाँ बनाया था? नागदा, कैलाशपुरी, उदयपुर में। ये मेवाड़ राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे एकलिंगनाथ जी। तो ये बप्पा रावल है, इनका नाम ही क्या था? कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। बप्पा रावल को कई इतिहासकारों ने कालभोज कहा है। रावल इनकी उपाधि है, रावल। बाद में अगले शासकों के नाम के आगे ये नाम लगेगा रावल। ये अंतिम रावल शासक, अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा पहला शासक कौन था? प्रथम शासक। कौन शाखा का? रावल शाखा का। और अंतिम रावल शाखा का शासक कौन था? अंतिम रावल शासक, अंतिम रावल शासक ये था रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इनको युद्ध में मार दिया था। रतन सिंह ये अंतिम रावल शाखा का शासक है। ये पहला शासक है, ये अंतिम शासक है। इसने 734 में गुहिल राजवंश की स्थापना की थी। मान मौर्य से चित्तौड़ को छीना था और वहां पर 734 में इन्होंने एक मंदिर बनाया था। उसका नाम क्या था? एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंग नाथ जी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ी राजा। और इनके सामने अपने आप को क्या मानते थे? ये दीवान मानते थे। तो समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो कुंभा संगीत प्रेमी भी था, कुंभा एक अच्छा योद्धा भी था, कुंभा एक अच्छा कवि भी रहा है। तो कुंभा में एक व्यक्ति विशेष सारे गुण इसमें बड़े बड़े थे। कई उपलब्धियां कुंभा के पास में थी। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। कुंभा के ग्रंथों की बात करें, कुंभा के ग्रंथ, कुंभा के ग्रंथों की बात करें तो संगीत राज, कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज। ये कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। कुंभा का जो संगीत राज नाम का ग्रंथ है वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये क्या है? कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल कितने भाग है? 5 भाग है। इसमें कितने भाग है? 5 भाग है। कुंभा का जो संगीत राज ग्रंथ है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भाग है। 5 भागों की बात करें तो इसमें देखो, पाठ रत्न कोश, पाठ रत्न कोश, फिर गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, और रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। ये 5 भाग इसमें, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, फिर चौथा, फिर 5वां। ये किसके भाग है? ये संगीत राज नाम का ग्रंथ है, उसके 5 भाग है। तो इसलिए काफी बड़ा ग्रंथ हो जाता है।
इस ग्रंथ को कुंभा के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। याद रखना है, कुंभा के ग्रंथों का सिरमौर, कुंभा के ग्रंथों का सिरमौर। राजस्थान के किस नृत्य को सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? वो घूमर है। कौन सा है? जिस प्रकार से घूमर को राजस्थान के राज्य लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कुंभा के संगीत राज को क्या कहा जाता है? कुंभा के ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है। ये किसने लिखा था? कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज। कितने भाग है इसके? इसके 5 भाग है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया? कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ, तो हमने यहाँ पर बता दिया पहला ग्रंथ सबसे बड़ा कौन सा है? संगीत राज। ये कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। कौन सा? संगीत राज। कुंभा के अन्य ग्रंथों की बात करें, इसमें संगीत सार, संगीत मीमांसा, कौन सा? संगीत मीमांसा, फिर सूड प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है? सूड प्रबंध। इसके अलावा बात करें रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ये भी क्या है? एक कुंभा का अन्य ग्रंथ की बात करें तो ये अन्य ग्रंथ हो जाएंगे। रसिक प्रिया जो ग्रंथ है वो एक लेखक है जयदेव, क्या नाम है? जयदेव। जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद। कौन सा ग्रंथ है? गीत गोविंद। इस गीत गोविंद की टीका का नाम क्या है? रसिक प्रिया। कुंभा ने जो ग्रंथ लिखा था रसिक प्रिया, वो जयदेव की गीत गोविंद है, उसकी टीका का नाम है। कुंभा कितने ग्रंथ हो गए यहाँ पर देखिए? संगीत राज जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसके 5 भाग है। 5 भाग कौन कौन से? पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये कुंभा के इस संगीत राज ग्रंथ के 5 भाग मैंने बताए। इस ग्रंथ को कुंभा के ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है। बाकी ग्रंथों की बात करें तो संगीत सार, संगीत राज, सॉरी संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिय, ये बाकी ग्रंथ भी किसके? महाराणा कुंभा के। अगला क्वेश्चन है, कान्य व्यास किसका दरबारी विद्वान था? कान्य व्यास अभी बात की थी। कान्य व्यास की बात करें तो कान्य व्यास यहाँ पर कुंभा के दरबारी थे। कान्य व्यास किसके दरबारी? कुंभा के दरबारी। ये कवि थे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ किसका है? कान्य व्यास का। इसका जो पहला भाग है वो इसका नाम क्या है? राजवर्णन। क्या नाम है? राजवर्णन। तो किसने लिखा था? ये कुंभा ने लिखा था। याद रखना आपको, कान्य व्यास किसके दरबारी थे? महाराणा कुंभा के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? तो मेवाड़ में पितृहंता की बात करें तो ऑप्शन बप्पा रावल, उदय सिंह, उदयकर्ण और भक्त सिंह। देखो यहाँ पर उदय सिंह और उदयकर्ण अलग अलग है। उदय सिंह तो राणा उदय सिंह जो प्रताप के पिताजी है वो है, और यहाँ पर उदयकर्ण की बात करें तो ये महाराणा कुंभा के बेटे हैं। तो बप्पा रावल मेवाड़ राजवंश का संस्थापक रहा है। अब बात करें यहाँ पर राणा कुंभा, राणा कुंभा की हत्या 1468 में, कब? 1468 ईस्वी में इन्हीं के बेटे, देखो एक बेटे का नाम रायमल, क्या नाम है? रायमल। एक बेटे का नाम है उदयकर्ण, जिसको हम उदय के नाम से जानते हैं। ये जो उदय है इसने 1459 में कुंभलगढ़ में कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कब की बात है? 1468 की। इसलिए किसका हत्यारा हो गया था? कुंभा का हत्यारा। अपने पिता को मारने वाला कोई राजा वो कौन रहा है? ये 1468 में खुद राजा बन गया था, जो रहा था 1468 से लेकर 1473 तक। इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है इसे। मेवाड़ का पितृहंता। पिताजी को मारने के बाद में राजगद्दी प्राप्त की इसने, वो कौन है? उदा, या हम उदयकर्ण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उदयकर्ण हो जाएगा। उदयकर्ण या उदा, ये मेवाड़ का पितृहंता शासक रहा है। भक्त सिंह की बात करें तो ये मारवाड़ का पितृहंता रहा है। कहाँ का? मारवाड़ का। भक्त सिंह किसके बेटे थे? अजीत सिंह के। अजीत सिंह को मारने वाला कौन था? भक्त सिंह। ये मारवाड़ का पितृहंता है। मारवाड़ का वो भी कौन सा? दूसरा। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कौन था? भक्त सिंह। ये मारवाड़ का शासक रहा है, जिसको मारवाड़ का दूसरा पितृहंता के नाम से जानते हैं। तो पहला पितृहंता कौन था मारवाड़ का? मालदेव।
मारवाड़ का प्रथम प्रथम पितृहंता की बात करें, प्रथम पितृहंता की बात करें तो वो था मालदेव। कौन था? मालदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पर सिसोदिया राजवंश के बारे में पूछा गया है। अभी हमने बात की थी गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। उसी प्रकार से गुइल वंश के बाद में जो नया राजवंश आया था मेवाड़ में, वो कौन सा था? सिसोदिया। तो पहले कौन थे? गुइल। मेवाड़ में कौन थे? गुइल। गुइल चले थे 734 ईस्वी से। गुइल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? गुइल राजवंश की, देखो गुइल वंश की स्थापना तो काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन गुइल राजवंश की स्थापना बात करें हुई थी 734 ईस्वी में, जो बप्पा रावल ने की थी। जो कब तक चली थी? 1303 तक। 1303 में गुइल राजवंश समाप्त हो गया था, क्योंकि 1303 में किसके मरने के साथ ही रावल रावल रतन सिंह के युद्ध में शहीद होने के साथ ही ये रावल शाखा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो पहला शासक कौन था यहाँ पर? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल से लेकर यहाँ पर रावल रतन सिंह तक चली है। कौन सा राजवंश है? गुइल राजवंश। फिर 1303 से लेकर 1326 तक इस पर विदेशी अधिकार रहा है। कौन सा अधिकार? विदेशी अधिकार। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया था, रतन सिंह को मार दिया था और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, और इस चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम कर दिया था खिजराबाद। अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम किया था खिजराबाद। अब 1303 से 1326 तक ये जो मेवाड़ है वो विदेशी शक्ति के अधीन रहा है। फिर इस विदेशी शक्ति से अधीन जो मेवाड़ चला गया, उसको वापस मेवाड़ के लिए जीतने वाला कोई राजकुमार था। उस राजकुमार का नाम क्या था? राणा हमीर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन राणा हमीर, राणा हमीर, हमीर देव चौहान, हमीर राठौड़। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राणा हमीर। राणा हमीर ने 1326 में, कब की बात है? 1326 में यहाँ पर सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। किसकी? सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? राणा हमीर ने। तो राणा हमीर को मेवाड़ का उधारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उधारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा हमीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभा के गुरु का नाम यहाँ पर पूछा गया है। कुंभा के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर कान्ह व्यास दिया गया है, रामदास दिया हुआ है, गरीबदास दिया हुआ है और हीरानंद दिया हुआ है। इसमें देखते हैं कुंभा के गुरु कौन थे। कुंभा के गुरु की बात करें तो कुंभा के गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था हीरानंद। क्या नाम था? हीरानंद। ये हीरानंद कुंभा के चित्रकला गुरु भी रहे। कौन? चित्रकला गुरु। कुंभा के कौन से गुरु? चित्रकला गुरु। ये भी कौन थे? हीरानंद जी। देखो हीरानंद जी ने यहाँ पर मेवाड़ में एक ग्रंथ लिखा था, श्रावक प्रतिक्रमण। ये नहीं था। ये ग्रंथ नहीं था। इसका नाम था सुपासना। क्या नाम था? सुपासना है चरित्रम। तो किसके समय लिखा था? मोकल के समय। मोकल के समय हीरानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम क्या था? सुपासना चरित्रम। मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्र ग्रंथ ये था। सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा? सुपासना चरित्रम। और मेवाड़ शैली का सबसे पहला कौन सा था ग्रंथ? वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। वो लिखा गया था मेवाड़ के तेज सिंह के समय, और ये लिखा गया था राणा मोकल के समय। फिर हीरानंद कुंभा के क्या बन गए थे? चित्रकला गुरु। और यही क्या थे? कुंभा के गुरु भी थे। कुंभा के संगीत गुरु की बात करें तो संगीत गुरु कौन था? कुंभा का संगीत गुरु, संगीत गुरु था, हाँ, संगीताचार्य श्री श्रांगधर व्यास। संगीताचार्य श्री
सारंग दरव्यास, ये कुंभा के संगीत गुरु है, ये कुंभा के चित्रकला गुरु है, जो कुंभा के गुरु भी थे। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरानंद। हीरानंद कुंभा क्या थे? गुरु। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध का, सॉरी, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर युद्ध की बात करें तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने देखिए। यहाँ पर 1437 ईस्वी, फिर 1519, 1527 और 1644। अब यहाँ पर बात करें सारंगपुर के युद्ध की, तो सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध की बात करें, ये हुआ था 1433 ईस्वी में, सारंगपुर का युद्ध 1433 ईस्वी। और ये हुआ था मालवा के शासक, एक तो मालवा राज्य था और एक राज्य कौन सा था? मेवाड़। तो मालवा व मेवाड़ राज्य के बीच का युद्ध रहा था। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध। मालवा की तरफ से कौन है? मालवा की तरफ से था महमूद खिलजी प्रथम। कौन है? मालवा का महमूद खिलजी प्रथम। और मेवाड़ से कौन था? राणा कुंभा। तो आप देखिए सीधी बात है, राणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच की लड़ाई थी। यहाँ पर विवाद कैसे हुआ था? जब चाचा मेरा ने मोकल की हत्या की, तो चाचा मेरा को उकसाने वाला जो महपा पंवार था वो किसकी शरण में चला गया था? महमूद खिलजी प्रथम की शरण में मालवा चला गया था। तब कुंभा ने अपने शत्रु को वापस लौटाने की बात किससे कही? महमूद खिलजी से। तो महमूद खिलजी ने मना कर दिया था। इसी कारण को लेकर यहाँ पर मेवाड़ और मालवा के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या था? सारंगपुर का युद्ध, जो हुआ था 1433 ईस्वी में। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? इसमें विजय रहा था कुंभा। कौन रहा था? कुंभा की जीत हुई थी। और इसी कुंभा ने इस जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में एक निर्माण कार्य करवाया था, जिसको हम बोलते हैं विजय स्तंभ का निर्माण। किसका करवाया था? विजय स्तंभ बनाया था इसने। इसने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? सारंगपुर की जीत के उपलक्ष्य में 1437 में इस युद्ध को जीत लिया था। और 1440 से लेकर 1448 तक, 1440 से लेकर 1448 तक चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ की बात करें, इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार की बात करें तो जेता, नापा, पोमा, जेता, नापा, पोमा, पुंजा, ये इसके क्या थे? वास्तुकार। ये कुल 9 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला? ये 9 मंजिले हैं। 9 मंजिला इमारत है। इसमें देखो, इस जो विजय स्तंभ है इस पर केवल देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं को समर्पित है। किसको समर्पित किया था? देवी देवताओं को समर्पित। और इसमें भी कौन से देवता की सब सर्वाधिक मूर्तियां मिलेगी? विष्णु को, विष्णु भगवान की मूर्तियां सर्वाधिक मिलेगी। इसलिए ये सर्वाधिक किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। इसलिए इसको विष्णु ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। ये किसी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था, इसलिए इसे विक्ट्री टावर कहा जाता है। विक्ट्री टावर। ये इसमें जो सर्वाधिक मूर्तियां देवी देवताओं की, इसलिए इसको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। इसको से हिंदू मूर्तियों का अजायबघर, हिंदू मूर्तियों का अजायबघर, अजायबघर कहा जाता है इसको। इसको विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ का निर्माण 40 से 48 तक चला था। और यहाँ पर इसी युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में, इस विजय स्तंभ के उपलक्ष्य में सरकार ने 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। रुपए का 1 रुपए का डाक टिकट भी इस पर जारी किया जा चुका है विजय स्तंभ पर। तो ये विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसके वास्तुकार जेता, नापा, पोमा, पुंजा। जेता के 3 बेटे नापा, पोमा और पुंजा, ये इसके वास्तुकार रहे थे। तो ये सारंगपुर युद्ध की बात थी जो 1437 में कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि कब हुई थी? तो 2 महान शासकों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसका नाम है आवल बावल की संधि। आवल बावल संधि की बात करें तो ये हुई थी 1453 में। कब हुई थी? 1453 में। यहाँ पर देखिए एक शासक तो ये रहा, जिसका नाम है राव जोधा। क्या नाम है?
एक शासक है राव जोधा, कौन है? ये राव जोधा जी है। एक तरफ कौन है? राणा। तो राणा कुंभा व राव जोधा के बीच में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। यहाँ पर मध्यस्थता कार्य क्या था? इनकी दादी माँ हंसाबाई। इस संधि में मध्यस्थता किसने निभाई थी? हंसाबाई की मध्यस्थता में एक संधि हुई थी, संधि का नाम है आवल बावल की संधि। इसी संधि के बाद में कुंभा ने मारवाड़ का शासक किसको मान लिया था? राव जोधा को मान लिया था। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था इस संधि के बाद। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण इसी संधि के बाद हुआ था। इसी संधि के तहत जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी, क्या नाम था? श्रृंगार कंवरी ने, श्रृंगार देवी का विवाह किससे हुआ था? रायमल से। तो किसके बेटे थे? कुंभा के बेटे। और इसी श्रृंगार देवी ने बाद में चित्तौड़ में एक बावड़ी बनाई थी, इसका नाम है कोसुंडी की बावड़ी। याद रखना आपको, कोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया था रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने, जो किसकी बेटी थी? राव जोधा की। संधि हुई थी आवल बावल की संधि 1453 में हुई थी। देखते अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1453। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का भीष्म कौन था? तो मेवाड़ का भीष्म में हम बात कर चुके, राणा लाखा के बेटे, राणा लाखा। इनके इनके बेटे का नाम है कुंवर चूड़ा। इन्हीं को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म कहा जाता है। इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। इन्होंने मेवाड़ में कौन सी प्रतिज्ञा की थी? भीष्म प्रतिज्ञा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म। यहाँ पर जो हंसबाई की शादी इनसे होने वाली थी, कुंवर चूड़ा से, यहाँ पर कुंवर चूड़ा ने मेवाड़ की राजगद्दी को त्यागने की शपथ ली थी। तो ये कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेगी, इस प्रकार से भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? कुंवर चूड़ा ने। तो यहाँ पर इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। किसको? कुंवर चूड़ा। अगला क्वेश्चन है किस शासक की माता का नाम सौभाग्य देवी था? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने देखिए। यहाँ पर अमर सिंह दिया हुआ है, कुंभा दिया हुआ है, प्रताप दिया हुआ है और उदय सिंह दिया हुआ है। तो सौभाग्य देवी की बात करें तो ये थी राणा कुंभा की माता का नाम। किसकी माता का नाम था? हाँ, ये राणा कुंभा की माता का नाम था। राणा कुंभा की माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। राणा कुंभा किसके पिता, किसके बेटे थे? मोकल के। किसके थे? मोकल के। मोकल किसका बेटा था? लाखा का। ठीक है, लाखा किसका बेटा था? खेता का, क्षेत्र सिंह का। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो मोकल के बाद में कुंभा, कुंभा की माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौभाग्य देवी कुंभा की माता का नाम था। अमर सिंह की माता का देखो, अमर सिंह किसका बेटा था? अमर सिंह प्रथम प्रताप का। इसका नाम अमर सिंह किसका बेटा है? प्रताप का। अमर सिंह प्रथम प्रताप का बेटा है। प्रताप उदय सिंह है, उदय सिंह संग्राम सिंह जी के बेटे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो चित्तौड़ के पहले शाखा की बात करें तो पहली बात तो देखो, आपको ये चित्तौड़ दिख रहा है, इसमें कुल कितने शाखे हुए थे? राजस्थान में सर्वाधिक शाखे हुए थे इसमें। राजस्थान में सर्वाधिक शाखे कौन से किले में हुए थे? चित्तौड़ में। और कितने हुए थे? 3 शाखे। कितने हुए थे? 3 शाखे यहाँ पर राजस्थान में हुए थे, चित्तौड़ में। और कब कब हुए थे उसकी बात करें, पहला हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534-35 में, तीसरा हुआ था 1567-68 में। पहले में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरे में जो आक्रमण किया था वो किया था बहादुर शाह ने। किसने किया था? बहादुर शाह, जो गुजरात का राजा है। तीसरा आक्रमण किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। पहले आक्रमण के समय शासक था रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। दूसरे जो आक्रमण हुआ था बहादुर शाह का, उस समय शासक था राणा विक्रमादित्य। कौन था? राणा विक्रमादित्य, जो एक बालक के रूप में था। उसकी श्रृंखला माता कौन? कर्मावती थी। तो राणा विक्रमादित्य। अकबर आक्रमण उस समय शासक कौन था? उदय सिंह।
इसी राणा विक्रमादित्य का भाई था राणा उदय। ये दोनों सगे भाई है। इन दोनों की माता का नाम है कर्मावती। कौन थी? कर्मावती, जो हाड़ी रानी थी। इसी कर्मावती ने संकट के समय मुगल शासक हुमायूं चिराग की भेजकर सहायता मांगी थी। बाबर से भी मांगी थी, लेकिन बाबर उस समय बीमार था, इससे सहायता नहीं कर पाया था। हुमायूं चिराग की भेजी थी इसने सहायता के लिए, लेकिन सहायता यहाँ पर हुमायूं की भी इसको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर पूछा गया पहला साका कब हुआ था। आप देख सकते हो आराम से, यहाँ पर पहला हुआ था 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। राजस्थान में सर्वाधिक साके इसी चित्तौड़गढ़ में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर कहाँ बनवाया था? हाँ, भीलवाड़ा में पूछा गया है। तो कुछ स्थान है भीलवाड़ा के जहां पर ये मंदिर कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन देखिए, कुंभलगढ़, ये तो राजसमंद में पड़ता है। पदनौर, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। आमेर, ये तो जयपुर में पड़ता है। और बिजोलिया, ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि इन बिजोलिया, देखो भीलवाड़ा में ये दो स्थान है, ये दोनों भीलवाड़ा में पड़ते हैं। ये आमेर जयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, इसलिए राजसमंद कुंभलगढ़ तो हो ही नहीं सकता। इसमें कुशाल माता का जो मंदिर बनाया था कुंभा ने, ये बनवाया था पदनौर में। कहाँ बनाया था? पदनौर में। ये जो मंदिर बनाया था कुंभा ने, ये पदनौर युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। पदनौर के युद्ध में, पदनौर का युद्ध ये हुआ था 1457 में। कब हुआ था? 1457 में। कुंभा एक तरफ, दूसरी तरफ मालवा व गुजरात की सेना थी। मालवा व गुजरात की सेना, और दूसरी तरफ कौन था? कुंभा की सेना। तो कुंभा ने इन दोनों की सेना को बुरते रहा था। मालवा का शासक कौन था? वही महमूद खिलजी प्रथम, जिसको कुंभा ने 6 महीने कैद के बाद छोड़ दिया था, सारंगपुर के युद्ध में रहा था उसको, वही मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम। और इधर से कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह यहाँ पर गुजरात का राजा था। इन दोनों ने मिलकर कुंभा को हराने की योजना बनाई थी। और युद्ध लड़ा था, युद्ध कौन सा था? इस युद्ध में कुंभा ने दोनों को हरा दिया था। और इसी युद्ध की जीत की खुशी में यहाँ पर उपलक्ष्य में एक मंदिर बनाया था, कुशाल माता का मंदिर, जो कहाँ बना हुआ है? पदनौर भीलवाड़ा में। तो ये हमने जो 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखे, इनमें से देखो क्वेश्चन कहने को 20 है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे हमारा जो मैटर था, जो मेवाड़ राजवंश का, वो तैयार हो चुका है हमारा। इसी प्रकार से हम लगातार क्लास लेकर आते रहेंगे। तो आज हमारी जो दूसरी क्लास थी वो मेवाड़ राजवंश पर थी। कल हम तीसरी क्लास किसी दूसरे राजवंश पर लेकर आएंगे। धन्यवाद।